हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही है कक्षा 9, जिसमें मैं इतिहास का दूसरा चैप्टर आपको करा रही हूँ। इससे पहले मेरी 2 वीडियो इस चैप्टर की आ चुकी हैं। ये इसकी तीसरी वीडियो होगी और आई थिंक चौथी वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होगा। पाठ का नाम है हमारा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हम कुछ चैप्टर का कुछ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम इसमें आगे का पार्ट करेंगे। रूस में समाजवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रूस में समाजवाद। 1914 से पूर्व रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों द्वारा 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसको हिंदी में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी कहते हैं, वो बनाई गई। क्या सरकारी आतंक के चलते इस पार्टी को अवैधानिक संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक समाचार पत्र निकलता था जिसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया था। कुछ रूसी समाजवादियों को यह लगता था कि रूसी कृषक जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे ज्ञात होता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका विश्वास था कि रूस में मजदूर नहीं अपितु किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति की अगुवाई करेंगे और रूस बाकी देशों की अपेक्षा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। रूस के जो समाजवादी लोग थे वो ये सोचते थे, उनका यही मानना था कि क्रांति जो है कृषक करेंगे, ना कि मजदूर। 19वीं शताब्दी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने कृषकों के अधिकारों हेतु संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के आधिपत्य वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। तो समाजवादी पार्टी की क्या मांग थी? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की कृषकों के अधिकारों के लिए उसने संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के जो जमीन आधिपत्य में है, सामंतों की जो कंट्रोल में जो जमीन है, उसे फौरन किसानों को दे दिया जाए। किसानों के प्रश्न पर सामाजिक लोकतंत्रवादी गुट समाजवादी क्रांतिकारियों से इत्तेफाक नहीं रखता था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ कृषक गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से कृषि करवाते थे। आपसी विभेदों के कारण वे सभी समाजवादी आंदोलन का भाग नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के मुद्दे पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया का मानना था कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा सोचता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। व्लादिमीर लेनिन का जो मानना था वो बोल्शेविक खेमे का मुखिया था, व्लादिमीर लेनिन। उसका मानना ये था कि जो दमनकारी समाज है उसमें पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। दूसरा खेमा जो था वो मोनशेविक था, उसे सोचते थे कि पार्टी में सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए। 1905 में क्या हुआ? वहाँ पर रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस में निरंकुश राजा था, निरंकुश राजशाही थी वहाँ पर। दूसरे यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना हेतु सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के मध्य काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा।
आवश्यक चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई कि वास्तविक वेतन में 20% तक की कमी आ गई। उस समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से निकाल दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। ये सदस्य थे 4 रशियन वर्कर्स, रूसी सभा के 4 सदस्य थे, उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया तो उन्होंने कहा कि अब हम आंदोलन करेंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से अधिक मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। इतने बड़ी संख्या में लोग जो है हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन की अगुवाई में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस क्या है, वहां जो जार का महल है उसको विंटर पैलेस का नाम दिया गया है, के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया। इस घटना में 100 से अधिक मजदूर मारे गए और तकरीबन 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि खूनी रविवार क्या था तो ये घटना आएगी जो अभी अभी मैंने आपको बताई है। 1905 की क्रांति इसी घटना से शुरू हुई थी। तो 1905 की जो क्रांति हुई रूस में वो इसी घटना का परिणाम थी, यहीं से शुरुआत हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता की कमी का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालयों में भी ताले लग गए। वकील, डॉक्टरों, इंजीनियरों और दूसरे मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के समय जार ने एक निश्चित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के दौरान कुछ दिन तक कारखाना मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के पश्चात एक ऐसी अधिकतर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी रोक लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के अंदर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद को ड्यूमा बोला जाता है। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में परिवर्तन करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादी और क्रांतिकारियों को मना कर दिया, वो जो है उसमें मतदान नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से 1905 में जो है क्रांति हुई। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। 2 यूरोपीय गठबंधन एक गुट में जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 में शुरुआत हुई थी उसकी। एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। दूसरे गुट में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इसमें इटली, रोमानिया भी आ गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के अलावा यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा गया था। इस युद्ध को शुरुआती दौर में रूसियों का काफी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, परंतु जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जब उसने सलाह लेना बंद कर दिया तो जन समर्थन भी कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन मजबूत होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के चलते ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम परिवर्तित कर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था, लोग जर्मनी के खिलाफ थे। जरीना, जार की पत्नी महारानी जरीना अलेक्जेंड्रा। जरीना जो है जार की पत्नी या महारानी के लिए एक संबोधन था। नाम उसका था अलेक्जेंड्रा। के जर्मन मूल का होने और उसके अयोग्य सलाहकारों, खास तौर से रास्पुतिन नामक एक भ्रष्ट पादरी ने राजशाही को जनता की नजर में और गिरा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई जारी
पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से अलग थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने बहुत बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बड़ी तादाद में सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। जो पूर्वी मोर्चा था, इसमें बहुत सारे सैनिक मर चुके थे। सेना की हार ने रूसियों का मनोबल गिरा दिया। 1914 से 16 के मध्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी हार झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और भवनों को भी नष्ट कर डाला, जिससे दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के नष्ट होने से रूस में 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। जो रूस का जार था, उसकी इन करतूतों ने उसको लोगों के बीच में अलोकप्रिय बना दिया। फसलों और जो वहाँ के मकान थे उनको नष्ट करना वो सही नहीं था। जो बेचारे लोग वहाँ रहते थे वो बेघर हो गए। इसलिए जो है सिपाही भी युद्ध से त्रस्त हो गए, परेशान हो चुके थे सिपाही भी। अब वे लड़ना ही नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया। बाल्टिक सागर के रास्ते रूस में सामान जाता था औद्योगिक, क्योंकि रूस में 85% जनता जो है खेती करती थी, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। तो वहाँ पर ऑलरेडी उद्योग कम थे और जो बाहर का सामान था वो भी आना बंद हो गया, क्योंकि जो है रास्ते में जो बाल्टिक समुद्र पड़ता था उस पे जर्मनी का अधिकार हो गया। यूरोप के शेष देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण अधिक तेजी से विकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। युवा और स्वस्थ मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। इससे देश भर में श्रमिकों की कमी पड़ने लगी और आवश्यक सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप बंद होने लगी। अधिकतर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों हेतु रोटी और आटे की कमी उत्पन्न हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर प्राय दंगे होने लगे। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके कारण ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा क्या, और हमने खूनी रविवार और 1905 की जो क्रांति हुई उसके क्या कारण थे, क्या रूस में समाजवाद क्या था, कौन कौन सी पार्टियों का गठन हुआ, और विश्व युद्ध होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स रूस के सामने खड़ी हुई, वो हमने इस वीडियो में देखा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।